इनकम टैक्स का गणित ही मेरी समझ में नहीं आता, मेरा गणित और। तो मैंने कहा इस्तीफा ही ले लो, वो झंझट मीठी। जब मैंने अपने प्रिंसिपल को कहा कि इस्तीफा ही ले लो, तो उन्होंने मुझे ऐसा देखा जैसे मैं पागल। मैंने उनसे कहा ऐसे मत देखो, हालत बिल्कुल उल्टी है, पागल तुम हो। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि 7 दिन छुट्टी लेके विचार तो कर लो, नौकरी छोड़ने की नहीं। मैंने कहा कि विचार करके मैंने कभी कुछ किया? अरे निर्विचार ही तो मेरी शिक्षा है। उन्होंने कहा भाई तुम्हें जो करना, अपना सिर पीट लिया, तुम्हें जो करना हो करो। तो मैंने कहा कागज हो तो दे दो, तो यही मैं इस्तीफा लिख दूं। फिर भी बेचारे समझाए कि घर से लिख के भेज देना, सोच विचार कर लो, परिवार में पूछ लो, मित्रों को पूछ लो, थोड़ा कोई भी कदम उठाना तो सोच समझ के, अच्छी नौकरी इसे यूं नहीं छोड़ देते। मैंने कहा फिर वही बात, अरे नौकरी कितनी अच्छी हो, नौकरी ही है, मैं ठहरा मालिक आदमी। और क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी में कुछ खाक नौकर था? उन्होंने कहा ये तो मैं भी मानूंगा कि नौकर तो तुम थे, लेकिन नौकर तुम थे नहीं, क्योंकि मैंने कभी छुट्टी की दरखास्त नहीं दी और जब चाह तब छुट्टी पर रहा। सच पूछो तो महीने में 15 दिन छुट्टी। और प्रिंसिपल इस डर से मुझसे कहे ना, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा कि इस्तीफा। और विद्यार्थी मुझे प्रेम करें तो वो कहें 15 दिन आए तो भी ठीक, जितने दिन आए उतने ही ठीक। और यूं भी नहीं था कि मैं अपने गांव में ही रहा जहां विश्वविद्यालय था, सारे मुल्क में घूमता रहता, अखबारों में खबरें छपती। प्रिंसिपल मुझे कहते कि भैया इतना तो कम से कम करो, तुम्हें छुट्टी नहीं लेनी मत लो, मगर अखबार में खबर छपती कि तुम कलकत्ते में थे। और यहां हम दफ्तर में दिखा रहे हैं, तुम हमें फंसाओगे, फांसी लगवाओगे। मैंने उनसे कहा कि चमत्कार होते हैं, इसमें क्या अड़चन? ये तो आध्यात्मिक देश है, यहां तो हर तरह के चमत्कार होते, इसमें कोई अड़चन नहीं। शरीर यहां, आत्मा कलकत्ते में। वो कहते ये बातें मैं किसको समझाऊंगा और कौन मेरी सुनेगा? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख, गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील है, कभी देखने मत जाना, ऐसी गंदे स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था कि बहुत पछताएगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने 2 बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ। उसने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते हैं। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा ये मोहनी बाबा। मोहनी बाबा, इनकी क्या खूबी? मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी,
सोहनलाल दुगर जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे, सख्चाए भी। मैंने उनको इशारा किया कि सख्चाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगर तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे। भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा आए, 30 साल से मौन। और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए, कि अपने दिल की मुझसे कहें। जैसी रात आई, दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा था? इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता, और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? उनके मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं, मुझ में कुछ चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह भी मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे कि होने तो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी टुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तंग बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके आस में कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं कि शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। 1-2 आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहां लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो, मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें। मगर लोग मान रहे हैं। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे हो, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊंगा, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटफीस तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफीस खरीदे, कोई देख ले कटफीस खरीदता कि मौनी बाबा कटफीस खरीद रहे हैं।
रास्ते भर मुझ पर नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूछ बढ़ा के चले जाए। हाँ, उनका ये बात जचती है। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती है, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो उस ट्रेन से उतर जाऊंगा, और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे। 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो गए। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं, वो बहुत नाराज हो गए कलकत्ते से, इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद नहीं। वो सीधे साधे आदमी, मौन एकांतवास करते। एक नेताजी ने चंदूलाल पर मुकदमा चलाया कि इसने भरी होटल में, जहां कोई 50 आदमी मौजूद थे, मुझे उल्लू का पट्टा कहा है। नेताजी बड़े आदमी थे, अदालत में भी सिक्का था, दबदबा था। मजिस्ट्रेट भी बहुत धमकाया चंदूलाल को कि क्यों रे चंदूलाल, तेरी ये हिम्मत कि तूने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा। अरे बेशर्म, तेरे पास इसके उत्तर में कुछ कहने को है। चंदूलाल ने कहा हुजूर, नेताजी को मैंने उल्लू का पट्टा कहा ही नहीं। आप किसी से भी पूछ लें, वहां तो 50 लोग थे, मैंने कोई नाम नहीं लिया नेताजी का। नेताजी ने बात उड़ते ही पकड़ ली, नाहक अपने पे ले ली। अरे मैं तो किसी और से कह रहा था, ये बीच में टपक पड़े और एकदम मेरे ऊपर टूट पड़े कि तुमने मुझे उल्लू का पट्टा कहा है। नेताजी ने कहा कि मैं अपना गवाह साथ लाया हूं। मुल्ला नसरुद्दीन को खड़ा किया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि नसरुद्दीन तुम क्या कहते हो। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूं कि इस चंदूलाल के बच्चे ने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा इसने कोई नाम नहीं लिया था, तो तुम्हें यह निश्चय कैसे हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा निश्चय की जरूरत ही क्या है, वहां उल्लू का पट्टा सिवाय नेताजी की और कोई था ही नहीं। यह हरामजादा सरासर झूठ बोल रहा है। ये किसको उल्लू का पट्टा जाएगा, इनके सिवा वहां कोई था ही नहीं। 50 आदमी जरूर थे मगर उल्लू का पट्टा एक भी नहीं था। मैं नेताजी को इनके बचपन से जानता हूं, इनके बाप को भी जानता हूं। मैं आपसे ठीक कहता हूं हुजूर, इसने इन्हीं को कहा है। एक बार शहर के माननीय नेता श्री जग्गू भैया को एक डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए बुलवाया गया। जग्गू भैया तो उद्घाटनों के लिए एकदम उतावले ही रहते थे। पहुंच गए, अपना खादी का धोती कुर्ता और टोपी इत्यादि लगाकर गए और निकाल लिए अपनी कैंची और बोले कि बताओ कहां है रिबन। डेयरी फार्म के व्यवस्थापकों ने कहा कि महोदय, यह डेयरी फार्म का उद्घाटन है, यहां कैंची की जरूरत नहीं। इसका उद्घाटन इस तरह होगा, यह जो बछड़ा यहां बंधा है इससे आप इसके खूंटे से खोलेंगे और यह अपनी मां की ओर जाएगा। जग्गू भैया ने जल्दी से उस बछड़े को खोला। बछड़ा काफी देर से बंधा हुआ घबरा गया था,
अतः तेजी से भागा और जग्गू भैया की टांगों के बीच से उन्हें चारों खाने चित्त करता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा। फोटोग्राफर ने जल्दी से इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद श्री जग्गू भैया के और भी चित्र उतारे गए। एक चित्र डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ था। एक चित्र उनकी पत्नी के सहित खींचा गया। कुछ एकल चित्र भी उतारे गए। कुछ चित्र डेयरी फार्म के मजबूत और स्वस्थ सांड के भी उतारे गए। दूसरे दिन उतावले जग्गू भैया ने अखबार बुलाए, क्योंकि वे जानते थे कि मुख्य पृष्ठों पर उनके फोटो छपे होंगे। फोटो तो थे, मुख्य पृष्ठ पर ही थे, मगर उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। पहले चित्र में जग्गू भैया चारों खाने चित्र डले थे। चित्र के नीचे लिखा था, डेयरी फार्म का उद्घाटन करते माननीय श्री जग्गू भैया। दूसरे चित्र में जग्गू भैया अपनी पत्नी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। लिखा था, श्री जग्गू भैया डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भैंस के साथ। तीसरे चित्र में श्री जग्गू भैया एक भैंस के गले में हाथ डाले उसे आलिंगनबद्ध किए थे। चित्र का शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया अपनी प्यारी पत्नी के साथ। यह सब देख जग्गू भैया क्रोध से जल भुन गए और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसी समय गाड़ी निकालो, संपादक के यहाँ चलो। यह क्या बेहूदगी है? ड्राइवर बोला, जनाब वह तो कुछ भी नहीं, जरा ये समाचार पत्र और देखिए। यह कहते हुए उसने अपने जेब से दूसरा अखबार निकालकर उनके सामने रख दिया। उसके मुख्य पृष्ठ पर ही जग्गू भैया के चित्र खींचे निपोरे छपे हुए थे। शीर्षक था, हमारे डेयरी फार्म का मशहूर सांड। पास ही एक चित्र था जिसमें एक काला भुजंग सांड खड़ा था। उसके नीचे शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया। मैं नया यूनिवर्सिटी गया था। मेरे बगल में ही उनका कमरा था। पहली रात उनका पत्नी से झगड़ा हुआ और वो तो एकदम उठे और छाता उठाया, मरने जा रहे हैं और छाता ले जा रहे हैं कि मैं ये चला अभी मर जाता हूं, बहुत हो गया। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में तब पक्के मजबूत मकान नहीं बने थे। यूनिवर्सिटी नई नई शुरू हुई थी और एक मिलिट्री के कैंपस में शुरू हुई थी, तो एस्बेस्टस की सीट्स की ही बस दीवारें थी। सो आर पार सब सुनाई पड़ता था और छेद वगैरह में सब दिखाई भी पड़ता था। मतलब सिनेमा वगैरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं। नाटक देखो, सर्कस देखो, हर चीज देखो, और घर में बैठे बैठे मुजरा देखो। अपनी कुर्सी सरका ली जरा और बैठ गए और मुजरा देखो। इधर एक मुजरा चल रहा है, उधर हटा लो, दूसरी तरफ दूसरा मुजरा चल रहा है। क्या क्या नहीं देखा है उन छेदों में, सब क्या कहना। तो मैं थोड़ा घबराया, कुर्सी सरकाई, मैंने देखा कि हो क्या रहा है। वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। जब तक बात ही चल रही थी मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर जब वो बोले कि मैं चला, मैं मरने जा रहा हूं, अब नहीं लौटूंगा, हो गया बहुत, तेरे साथ जिंदगी मेरा नरक हो गई, अपनी पत्नी से बोले। तो मैं थोड़ा चौंका, कुर्सी सरकाई, मैंने उनके देखा झांक के, वो तो अपना छाता उठा रहे हैं। छाता उठा के कोई मर नहीं जाता, कोई दम नहीं है इसमें। मगर मैंने कहा फिर भी कौन जाने, बंगाली पुरानी आदत बस छाता उठा रहा हो, क्योंकि जब भी वो निकलते छाती लेके निकलते, चाहे पानी गिरे न गिरे, धूप हो न हो, छाता तो होना ही चाहिए। बंगाली हो और छाता हो, ये नहीं हो सकता। तो उनके साथ पुरानी आदत में जल्दी से उठाया, वो निकल गए। मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए नहीं, मेरी पहचान भी नहीं थी, तब तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने पत्नी से कहा कि अगर मेरी कोई सहायता की जरूरत हो, यदि मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए। अजनबी हूं, ज्यादा अजनबी भी नहीं, क्योंकि सब देख रहा था मैं छेद से। जो हुआ है सब मेरी आंख के सामने हुआ है, चश्मदीद गवाह हूं। अभी आपके पति चले गए छाता लेके कहीं मरने के लिए। वो पत्नी बोली, आप फिक्र न करें, आप नए नए, आपको मालूम नहीं, ये तो आए दिन की बात है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और वो तो थोड़ी देर में आ गए। पत्नी ने पूछा कैसे आ गए? कहने लगे पानी गिरने लगा। जुलाई के दिन थे। तो मैंने सोचा कि हद होगी, फिर मैंने कुर्सी सरकानी पड़ी मुझे कि मामला क्या है, छाता तो आदमी ले गया था। तो पत्नी ने कहा तो छाता तो ले गए थे। तो कहा छाता सुधराया कहां है, खुलते ही नहीं। बरसा आ गई, कितनी देर बगा के छाता सुधरवा के रखो,
और इनको मैं रोज इसी छाता को लेके घूमते देखता था, तो ये खुलते ही नहीं, काहे के लिए लेके घूमते थे? मगर आदतें, बड़ी आदतें, आदतों बस लोग जी रहे हैं। कोई चुटैया बढ़ाए हुए आदत से, काहे के लिए बढ़ाए हुए कुछ पता नहीं। कोई जनेऊ कान में लपेट रहा है, किस वजह से कुछ पता नहीं। मगर बाप दादे लपेटते रहे तो वो भी लपेट रहा है। तिलक लगाए हुए हैं, काहे के लिए लगाए हुए हैं कुछ पता नहीं। चली आई पुश्तैनी तो कर रहे हैं। बाप दादे भी छाता लिए घूमते रहे, वो बाप दादों के जमाने का छाता होगा। जब मेरी उनसे पहचान हुई तो मैंने कहा पहला काम तो मुझे ये करना है, मुझे आपका छाता खोल के देखना। बोले क्यों? मैंने कहा कि जब इसको आप लेके घूमते हैं, और ये क्या छाता जब मरने के वक्त भी काम ना आया। और मैंने कहा जब मरने ही आप जा रहे थे, अरे तो क्या भीग ही जाते तो क्या बिगड़ रहा था? बोले अरे भीग जाओ और निमोनिया हो जाए। उन्होंने कहा मरने वाले को क्या फिक्र निमोनिया वगैरह की। उन्होंने कहा अरे मरना मरना किसको है जी, तो गुस्से में बात कह दी। ऐसे तो मैं कई दफे चला जाता हूं। फिर तो मुझे उनकी कई कहानियां पता चली विश्वविद्यालय में। धीरे धीरे जब और लोगों से पूछा मैंने, भाई ये मरने जाते हैं बार बार, तो उन्होंने कहा अरे इनकी बातों का कुछ सार नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी के नीचे ही मकरोनिया स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन, बस 2 दफे तो गाड़ी रुकती थी उसमें 24 घंटे में। वही गाड़ी आते वक्त रुकती, वही गाड़ी जाते वक्त रुकती, और तो वहां कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। तो उनको पता था कि गाड़ी कब आती, जब गाड़ी आती तब वो जाते नहीं थे। और 24 घंटे में 2 दफा आती थी गाड़ी, तो समझो 3-3 मिनट रुकती थी, 6 मिनट छोड़ के, बाकी कभी भी मरने चले जाते थे वो। और गाड़ी भी एक ही पटरी पर रुक सकती थी। स्टेशन पर 2 पटरियां थी, एक पटरी पता नहीं कब से उपयोग में नहीं आई थी, उस पर जंग चढ़ी हुई थी, वो उसी पे लेट जाते थे जाके। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चला गया। जब मैंने देखा कि आज दिखता ना, उन्होंने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया मरने का, क्योंकि वो टिफिन भी ले जा रहे थे। छाता बगल में दबाए, टिफिन लिए। मैं होटल में बैठा था जहां उन्होंने टिफिन तैयार करवाया, तो मैंने होटल के मैनेजर से पूछा कि बात क्या बोलूं। जब बहुत ही गुस्से में होते हैं टिफिन तैयार करवा लेते हैं, घर नहीं खाना खाते। अभी जाएंगे कहां? ये मरने जा रहे हैं। तो वाह भाई, मैं पीछे हो लिया। मैंने कहा मैं आज देख ही लूं पूरा राज। गए, वो टिफिन लगा के पास रख के, छत्ता अपने सिर के नीचे रख के, और पटरी पे सो रहे, जिसपे ऐसी जंग लगी थी कि जिसपे शायद बाबा आदम के जमाने से कोई गाड़ी चली ही नहीं थी। खराब थी पटरी या क्या था, जो भी हो, उसके बीच बीच के पटिये भी उखड़ गए थे। मैंने उनसे पूछा कि भट्टाचार्य महोदय, बोले आप यहां क्यों आए? मैंने कहा जिज्ञासावश चला आया हूं, और अब आखिरी समय है आपका, फिर मिलना हो या ना हो, 2 बातें मुझे पूछनी है। एक तो ये कि ये पटरी दुनिया जानती कि इस पर कोई गाड़ी नहीं आती, आप दूसरी पटरी पे लेट है। उन्होंने क्या मुझे मरना है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? एकदम गुस्सा हो गया। मुझे मारना नहीं आपको, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं कि अगर मरना है, मैं आपकी जगह होता तो उस पटरी पर लेटता। और दूसरा सवाल मुझे पूछना, आपको नहीं मरना, आपकी मर्जी, जिस पटरी पर लेटना हो लेटो, आपकी जिंदगी। दूसरा सवाल ये कि टिफिन, आप टिफिन क्यों ले आए? अरे बोले गाड़ी कभी कभी इतनी लेट हो जाती है कि क्या भूखे मरना? मैंने कहा फिर आप मजा करो, मतलब ये एक तरह की पिकनिक है, मरना करना नहीं है। एक से एक नुस्खे अपनाती। 2 महिलाएं एक बगीचे में बैठी थी, और एक महिला ने पूछा कि तुमने कैसे अपने सेठ चंदूलाल को कब्जे में कर रखा है? मेरा पति तो सुनते ही आधी आधी रात गए आता है, कभी कभी 4 बज जाते आ जाते। दूसरी महिला मुस्कुराई, उसने कहा कि मेरा सेठ भी पहले यही हरकतें करता था, मगर मैंने फिर एक तरकीब निकाल ली, एक नुस्खा। एक रात जब वो 4 बजे आया, मैं सोने लगा, तो मैंने कहा मोहन आ गए क्या? दूसरी महिला ने कहा मोहन? अरे तुम्हारे पति का नाम तो चंदूलाल है। उसने कहा वो मुझे भी मालूम। बस उस दिन से फिर वो ठीक शाम से आ जाता घर में।
अब ये तरकीब निकालनी पड़ती, क्या करें, स्त्रियां भी क्या करें, नुस्खे ईजाद करने पड़ते। अड़ोस मेरे गांव में जब आजादी नहीं आई थी तो प्रभात फेरी निकलती थी। एक कबीरपंथी महंत थे, स्वामी साहबदास। उनका राग भी बेसुरा था, सकल सूरत भी बेहूदी थी, और सिर घुटा रखते थे उसके ऊपर से। वो प्रभात फेरी निकलवाते रहते, जब देखो तब झंडा लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और बड़े नारेबाजी करते। पुराने ऋषि मुनियों के हिसाब से उनने भी एक रखेल रख छोड़ी थी। अब उनको रखेल कोई ढंग की स्त्री तो मिल नहीं सकती थी, खुद भी आदमी ढंग के नहीं थे, एक तो कबीरपंथी महंत। एक कानी स्त्री जिसको सिवाय कोई मेहनत के और पसंद हो भी करता भी नहीं। अब मेहनत भी मुश्किल में थे कि जैसी भी है कानी कुतरी ठीक है, मतलब स्त्री और दूसरी कोई मिलती भी उनको कहां, कम से कम स्त्री तो है। मगर वो कानी थी भी मुंहफट, उल्ट सीधे बोलने वाली। मैं उनके बगीचे में घुस के उनके अमरूद वगैरह तोड़ा करता था, स्वयं उनके अमरूद के झाड़ों पर बैठा कभी कभी उनकी लीला देखता रहता था। उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ लिया अमरूद तोड़ते हुए, मुझे पकड़ के ले चले पिता के पास। मैंने कहा देखो मैं भी आपको कह देता हूं कि फिर मैं भी आपकी लीला की सब बात कह दूंगा। कौन सी लीला? उन्होंने कहा, मैंने कहा वो जो कानी बाई के साथ लीला चलती। अरे उन्होंने कहा बेटा अमरूद तेरे हैं, तू कहां? अरे तू तो अपने घर का ही, तेरे पिता से हमारी दोस्ती है, चल चल। तू कहां जाता? मैंने कहा चलना नहीं पिताजी के पास। अरे छोड़ बात जाने दे, तुझे जब आना हो आ गए, और कोई ऐसे चोरी से दीवार चढ़ के और अमरूद पे चढ़ने की जरूरत नहीं, दरवाजे से आ गए, घर तेरा, मगर ये बात किसी से कहना मत। कानी बाई ने भी देखा, कह रहे साहबदास इस छोकरे से डरते, कानी बाई से मेरी दोस्ती भी हो गई। मैंने दिन कानी बाई से पूछा कि ये साहबदास को क्या झंडा लिए फिरते हैं सुबह रोज, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब उसने कहा तुमसे क्या छिपाना, डंडा ऊंचा होता नहीं तो झंडा ऊंचा किए फिरते। अरे एक आध बच्चा तो पैदा करके बताएं। स्त्रियों को तो राज सब पता ही है। उस दिन से मुझे एक राज और पता चल गया। तब से तो उनके घर में जो भैंस थी उसकी खीर भी मुझे मिलने लगी। मैंने उनसे कहा कानी बाई ने मुझे बता दिया कि आप क्यों झंडा लिए फिरते। क्या क्या बताया उसने? तो उसने कहा कि डंडा ऊंचा नहीं होता। सब क्या करेंगे, झंडे ऊंचा लिए फिर रहे हैं प्रभात फेरी, और करते रहो प्रभात फेरी। कहा बेटा किसी से कहना मत, तू तो अपने घर का है। अरे औरत बहुत दुष्ट, कहां इस दुष्ट के चक्कर में पड़ गया। सेठ चंदूलाल ने एक स्त्री को धक्का दे दिया भीड़ में, वो एकदम चिल्ला दी। ऐसी स्त्रियां उत्सुक भी रहती, कोई धक्का दे, और कोई दे दे तो एकदम फंसा देती, बड़ा मजा है। इनका गणित ही समझ में नहीं आता। न धक्का दो तो मुश्किल, हुर्रा के देखती कि क्या खड़े खड़े देख रहे, अरे धक्का मारो। 2 घंटे दर्पण के सामने खराब किए, इसीलिए सज धज के आई है बिल्कुल, और धक्का मार दो तो फौरन चिल्ला दे। सो चंदूलाल पकड़ गए, पुलिस वाले ने उनको 2-3 झापड़ा रसीद किए और कहा कि शर्म नहीं आती, कसम खा आज से कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। कहा कि भैया कसम खाता हूं कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। तभी उनकी पत्नी धन्नो आई। धन्नो ने कहा कि ज्यादा चोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा कि नहीं बहन जी। एक आदमी युद्ध के मैदान से लौटा, 1.5 साल बाद घर आया, देख के हैरान हुआ कि पत्नी एक 2 महीने के बच्चे को गोद में लिए बैठी। उसने पूछा ये मामला क्या है? 1.5 साल से मैं घर नहीं था।
ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? जरूर ये रोनाल्ड का बच्चा होना चाहिए। पत्नी ने कहा कि नहीं, रोनाल्ड का नहीं। तो उसने कहा फिर जॉनसन का होना चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, ये जॉनसन का भी नहीं। तो उसने कहा ये मर्फी का तो होना ही चाहिए। पत्नी ने कहा तुम्हारा होश ठिकाने है कि नहीं? अपने अपनी दोस्तों के नाम गिना रहा है जैसे मेरे कोई दोस्त ही ना हो। मटकानाथ ब्रह्मचारी 15-20 आदमियों का भोजन हजम कर चुकने के बाद बोले, यजमान पानी लाओ। यह सुनकर यजमान के प्राणों में प्राण आए। उसने पानी का लोटा दिया। तब मटकानाथ ने कहा, वत्स, मेरी यह खानदानी आदत है कि जब तक आधा खाना ना हो जाए तब तक पानी ना पिया जाए। यजमान पर जो गुजरी वह तो तुम समझ ही गए होगे। खैर, पानी पीने के बाद उन्होंने फिर उतना ही खाना खाया। तब अपने घड़े जैसी तौंद पर हाथ फेर कर वे बोले, अब इस बस में सवारियां ठसाठस भर चुकी, अब कुछ नहीं खाऊंगा। यजमान ने औपचारिकता बस का, नहीं नहीं महाराज। अब यजमान को डर भी नहीं था। यह एक रसगुल्ला तो और ले लीजिए। अब यजमान ने सोचा कि अब थोड़ी उदारता ही दिखा दो। जब महात्मा ने इतनी उदारता बरती है तब अपनी तरफ से भी क्या कंजूसी दिखानी। अब बर्बाद तो कर ही चुका है ये। कहा कि ये तो रसगुल्ला लेना ही होगा। पक्का भरोसा था कि वो नहीं लेंगे। कहा यह तो खास आपके लिए ही बनाया गया है, नहीं आपको लेना ही होगा। ब्रह्मचारी ने झट से उसे लिया और गपक गए। बोले, लाओ लाओ, अभी बस में कंडक्टर की सीट खाली। मगर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पांव रखने की भी नहीं। रसगुल्ले के बाद यजमान ने एक मिस्री का बड़ा सा लड्डू देते हुए कहा, महाराज यह और ग्रहण कीजिए। सोचा कि अब तो असंभव है, अब तो कंडक्टर की जगह भी भर चुकी। इतनी कृपा तो उसने कहा आपको मुझ पर करनी ही होगी, वरना मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुंचेगा। हमारे परिवार में परंपरा है कि मेहमान को अंत में मिस्री का लड्डू अवश्य परोसा जाए। मटकानाथ के मुंह में फिर पानी आ गया। वो बोले, ठीक है लाओ। उसे भी ठिकाने